हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई बाय स्टडी, ठीक है? वाईफाई स्टडी बाय अनअकैडमी। जल्दी से जुड़ेंगे सभी लोग। बहुत सारे कमेंट में सवाल आप सभी के भरे पड़े हैं कि सर ये क्या है, वो क्या है? समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ बताइए। तो बिल्कुल आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस सेशन को फिर से ला दिया गया है। आपके मन में जो भी झारखंड पुलिस भर्ती से संबंधित सवाल हैं, एक-एक सवाल के जवाब, हालाँकि मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, 2 सवाल के जवाब मैं अलग से अलग वीडियो बना दू के कर दूँगा। पहला कि किस जिले में कितना सीट है? किस जिले में कितना सीट है? उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। और दूसरा जो आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट है, कास्ट सर्टिफ़िकेट इसकी वैलिडिटी कब तक होगी? यानी कौन-सा कास्ट सर्टिफ़िकेट वैलिड कब का होने वाला है? इसके लिए अलग से आपको वीडियो दे दिया जाएगा, वो आपको कल मिल जाएगी। पहला कौन-सा कि किस जिले में कितने सीट हैं, कहाँ से अप्लाई करना सही रहेगा और दूसरा कास्ट सर्टिफ़िकेट जो है, वो कब तक मान्य रहने वाला है, ठीक है? तो इन 2 सवालों के जवाब हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं, उन सभी सवालों को आज हम लोग करने वाले हैं, लेने वाले हैं, जो भी आपके मन में सवाल है, ठीक है? तो सबसे पहला आपके ज़हन में सवाल आ रहा है कि क्या अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं? दूसरे राज्य के छात्र एलिजिबल हैं या नहीं हैं? तो बिल्कुल एक-एक करके सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। किस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग? तो नाम है इस भर्ती का झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023। रेगुलर वैकेंसी भी है और पहले की भी बची हुई वैकेंसी है यानी बैकलॉग वैकेंसी। अब बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर बैकलॉग का मतलब समझ में आ नहीं रहा है। तो बैकलॉग का मतलब वो होता है जो पहले एग्ज़ाम हुआ है। क्या ध्यान दीजिएगा, पहले एग्ज़ाम हुआ था और उसमें किसी खास कैटेगरी के मान लेते हैं कि एसटी की सीटें जो है वो खाली रह गई थी। एसटी कैटेगरी की सीट या एससी कैटेगरी की या ओबीसी कैटेगरी की सीटें जो खाली रह गई थी, तो उनके लिए अलग से यहाँ पर फिर से सीट उसको जो खाली रह गया था, उसको भरने के लिए फिर से वैकेंसी यहाँ पर निकाल दी गई है। तो उसको कहा जाता है बैकलॉग। रेगुलर में क्या हो जाता है यानी कि ये सभी के लिए रहने वाला है। सभी के लिए जो वैकेंसी है, उसको रेगुलर वैकेंसी के नाम से जाना जाता है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है कि सर कौन इस फॉर्म को भर सकता है? कौन इस फॉर्म को भर सकता है? सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही आना चाहिए। तो बिल्कुल उन्हीं सवालों को हम लोग लेने वाले हैं। तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है। अभी इतना लंबा कहानी आपको हम नहीं बताने वाले। सीधा देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए क्या नाम है? तो ये क्या है जिला स्तरीय कांस्टेबल की भर्ती है, ठीक है? जिला स्तर की। आर्ची का मतलब सीधा-सा आप समझिए कांस्टेबल। ठीक है? इस कांस्टेबल की भर्ती को कौन भर सकता है? तो सीधा यहाँ लाइन में लिखा हुआ है भारत के नागरिकों से। यानी आप भारत के किसी भी राज्य से बिलॉन्ग करते हैं, आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है? भारत का कोई भी नागरिक इस फॉर्म को आसानी से भर सकता है। ये क्या होना चाहिए? तो झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। किस कौन होना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो बस याद रखिए 10th पास आप होने चाहिए। एज आपकी 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी 25 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए अदर स्टेट। लेकिन ये 25 साल मैक्सिमम एज जो आपका काउंट किया जाएगा, वो 2019 से। कब से? 2019 यानी 1 अगस्त 2019। 1 अगस्त 2019 तक आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। यानी अभी जो है आपका एज 29 साल भी आप हो रहा है, अदर स्टेट वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 29 साल अगर आपका एज हो रहा है तो भी आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले भारत का नागरिक जो भी है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, कोई समस्या नहीं रहने वाली है, ठीक है? बिल्कुल, एमपी वाले तो भारत में ही आएँगे ना, एमपी वाले कोई अलग से तो आएँगे नहीं। तो बिल्कुल अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? दूसरा क्या खासियत बात है, कितना पेमेंट करना पड़ेगा? तो अगर आप झारखंड से बिलॉन्ग करते हैं और झारखंड में भी आप एसटी, एससी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तब आपको मात्र ₹50 फी पे करना है। लेकिन आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से है या भारत के किसी भी कोने से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको पेमेंट जो करना है फी के रूप में वो ₹100 करनी है, मात्र ₹100। ₹100 आपको पेमेंट करना है, इसके लिए आप यहाँ पर आराम से फी पेमेंट करके फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। उसके अलावा और क्या माँगा जा रहा है, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से नोट कीजिएगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिए।
तो यहाँ पर आपका जो फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। तो सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, ठीक है? उनकी हाइट की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी वाले जो हैं, उनकी हाइट क्या होनी चाहिए? तो 160 सेंटीमीटर, ठीक? एसटी, एससी वाले कैटेगरी में जो बॉयज़ कैंडिडेट होंगे, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 155 सेंटीमीटर। ओबीसी कैटेगरी वालों की हाइट कितनी होनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर। और फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए, वो 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक? चेस्ट की अगर बात करते हैं तो ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ 81 सेंटीमीटर। किसके? तो ओबीसी और जनरल वालों के लिए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसकी? एसटी और एससी। और फीमेल के लिए किसी भी प्रकार का ये मेजरमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है? उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त 1 अगस्त 2023 तक, एक-एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बाद में कमेंट सेक्शन में आप लोग के सवाल आते रहते हैं। तो 1 अगस्त 2023 तक आपकी जो एज है वो 18 साल हो जानी चाहिए, ठीक है? 1 अगस्त 2023 तक आप कहिएगा सर मेरा नवंबर में 18 साल हुआ है, यानी कि 1 नवंबर को मैं 18 साल का हो रहा हूँ, तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? नहीं। आपका एज जो है वो कब? तो 1 अगस्त 2023 को आपका 18 साल हो जाना चाहिए। इस बात को नोट करके रख लीजिएगा। और मैक्सिमम एज जो काउंट किया जाएगा, मैक्सिमम एज ये आपका 1/8/2019। अब कहिएगा ये मैक्सिमम एज तो 2023 में ही काउंट होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा। लास्ट वैकेंसी जो इसकी आई थी वो 2016 में आई थी झारखंड में। ठीक है? लास्ट वैकेंसी 2016 में आई थी, इसलिए एज जो है उसके हिसाब से यहाँ पर काउंट किया जा रहा है। तो 1/8/2019 को ये मैक्सिमम एज वहाँ पर काउंट किया जा रहा है, इस बात को नोट कीजिए। अब मैक्सिमम एज क्या-क्या होना चाहिए वो चीज़ नोट कर लीजिए। तो जो भी कैटेगरी में जनरल से आएँगे, यानी जो बच्चे चाहे झारखंड के बाहर के हो या झारखंड के हो, जो जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग कर रहे हैं, वो 1/8/2019 1/8/2019 तक आपकी एज 25 साल हो जानी चाहिए। और अभी कौन-सा साल चल रहा है? तो 2023 यानी वो आपका 2019 में आपका कितना साल ऐड हो रहा है? 4 साल। यानी अभी के टाइम के हिसाब से आपका अगर 29 साल एज भी हो रहा है, तो आप इस फॉर्म को जनरल कैटेगरी वाले भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक? ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करते हैं, जो झारखंड से बिलॉन्ग करेंगे, तो इनको 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो 29 प्लस 2 31 साल एज, ये बॉयज़ के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप क्या आ रहे हैं, तो फीमेल कैटेगरी से आ रहे हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में आप हों, ठीक है? जनरल के अलावा, तो फीमेल को कितना दिया जा रहा है खास करके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से अगर आप आ रहे हैं, तो आपकी एज 28 साल होनी चाहिए और 2 साल आपका इधर 28 साल हो गया और 4 साल इधर जोड़ दीजिए, यानी आप फीमेल से आ रहे हैं, तो आपकी एज 22 ईयर होनी 32 ईयर 32 साल आपकी एज होनी चाहिए। वहीं अगर बात करते हैं एसटी, एससी अगर आप मेल और फीमेल हैं, मेल और फीमेल दोनों को कितना 30 साल, तो 4 साल एक्स्ट्रा यानी 34 ईयर के अभी आप हैं, तो इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? पेपर पे भी आ रहे हैं, पेपर पे भी आ रहे हैं, अभी थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, पेपर पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक्स आर्मी हैं, क्या? एक्स आर्मी यानी भूतपूर्व सैनिक हैं अगर आप, तो जिस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, जिस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 5 ईयर का बेनिफिट मिल रहा है। अगर जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, तो जनरल में भी कितना है 29 ईयर, तो 5 साल एक्स्ट्रा यानी कि जनरल कैटेगरी में 34 ईयर। एसटी, एससी से बिलॉन्ग करें तो एसटी, एससी में कितना है 34 उधर था और 5 साल एक्स्ट्रा यानी 39 ईयर के भी अगर अभी आप हैं, तो इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। ठीक है? सीट के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, सीट के रिगार्डिंग और आपका एक दूसरा कौन-सा? तो कौन-सा आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए? इस पर 2 अलग वीडियो आपको बना दी जाएगी क्योंकि ये अलग से ही एक डिटेल वीडियो बन जाएगी, है ना? तो ये 2 टॉपिक अलग से आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, बताया जाएगा। उसके अलावा आरक्षण का लाभ किसको मिलने वाला है? तो आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा? ज़ाहिर-सी बात है, तो वैसे व्यक्ति जो झारखंड से बिलॉन्ग करते हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा और उसके लिए यहाँ का आपको स्थानीय निवास यानी कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है?
डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है? तो आपको ध्यान दीजिएगा, आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों, चाहे आप ओबीसी से बिलॉन्ग कर रहे हैं, एसटी हैं या एससी हैं, या आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, या फिर आप विकलांग श्रेणी में आते हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, वो डेट नोट कर लीजिए। तो आपका 2/6/2016 ये डेट नोट कर लीजिए। 2 जून 2016 से एसडीओ लेवल में सब डिविजनल ऑफिसर यानी अनुमंडल पदाधिकारी के अंतर्गत से आपका कौन सा तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना होना चाहिए उसके बाद का। अगर आप कहिएगा 1 जून का भी बना हुआ है तो चलेगा, नहीं चलेगा। 2 जून के बाद का बना हुआ होना चाहिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है? उसके बाद का निर्गत होना चाहिए, उससे पहले का, इसके पश्चात स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। इससे पहले का अगर बना हुआ है तो आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? आगे क्या कह रहा है? तो 19/7/2019 पूर्व अंचलाधिकारी के अंतर्गत निर्गत स्थानीय यानी कि आप कह सकते हैं सीओ लेवल का यानी ब्लॉक से, ठीक है? ब्लॉक लेवल के अगर आप हैं और कब का बना हुआ होना चाहिए? तो 2019 का बना हुआ होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की, तो उसके लिए अलग से वीडियो आपको दिया जाएगा, उसमें परेशान नहीं होना है। फॉर्म कब से भर सकते हैं? अगला सवाल आपके मन में आता है कि फॉर्म फिल कब से किया जाएगा? तो याद रखिए 15 जनवरी को फॉर्म फिल होना चालू हो जाएगा और 14 फरवरी 2024 तक ये अंतिम तिथि रहेगी फॉर्म भरने की, ठीक? पेमेंट करने का अंतिम तिथि 16/2/2024 रहेगा और प्रिंट आउट लेने का डेट आपका 18। एडिट करने का ऑप्शन जो है वो 20 फरवरी से 22 फरवरी के लिए लिंक फिर से जारी किया जाएगा। ठीक है? 20 फरवरी से 22 फरवरी के बीच लिंक फिर से जारी कर दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो परीक्षा, मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 1 में 2 प्रकार का पेपर होने वाला है। अब सिलेबस की अगर बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं तो पेपर 2 होने वाले हैं। पेपर 1 होगा, सबसे ज़्यादा सवाल यही आ रहा है। एक पेपर 2 होगा। एक ही दिन में 2 पेपर आपके होने वाले हैं। पेपर 1 बेसिकली लैंग्वेज पेपर रहने वाली है। लैंग्वेज पेपर में हिंदी, इंग्लिश, ठीक है? खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली हो, मुंडारी, ये झारखंड की जो भाषाएँ हैं, वो भी आपकी होंगी, ठीक है? तो बाहर से अगर आप बिलॉन्ग कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी या इंग्लिश या उर्दू या संस्कृत जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। इससे कुल मिला के 100 सवाल रहेंगे। कितने रहेंगे? 100 सवाल रहेंगे। हर सवाल 3 नंबर का रहेगा। गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। 1 मार्क्स आपका कट किया जाएगा, ठीक है? यानी टोटल जो है ये 300 मार्क्स का होने वाला है। लेकिन कंडीशन क्या है कि पेपर 1 जो होगा उसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाने होंगे। अगर आपके 30% से कम मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि पेपर 2 आपका चेक नहीं किया जाएगा। आप इस क्राइटेरिया से क्या हो जाएँगे? बाहर हो जाएँगे। आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मान्यता नहीं दिया जाएगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? तो मिनिमम 30% अंक आपको पेपर 1 में लाना होगा, ठीक है? अब लैंग्वेज पेपर में कहिएगा क्या रहेगा? तो जिस भी भाषा को आप लीजिएगा उसके कहानी, कविता और उसके ग्रामर के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब इसका क्या कौन से पेपर का कौन-सा सिलेबस है, ये भी एक अलग टॉपिक हो जाता है, इस पर अलग से हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है? पेपर 2 क्या रहने वाला है? पेपर 2 में 3 पार्ट आपके बाँटे गए हैं। पार्ट 1 जो है वो आपका क्या रहने वाला है? हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर से कुल मिलाकर आपको 50 सवाल पूछे जाएँगे। पार्ट 2 में क्या रहने वाला है? पार्ट 2 में क्या रहने वाला है? तो आपके जीएस से 25 सवाल रहेंगे। और पार्ट 3 जो होगा इसमें आपके मैथ से 25 सवाल रहेंगे। मैथ से कितने रहेंगे? 25 सवाल रहने वाले हैं। ठीक है? तो ये आपके पेपर 2 ये भी आपके 100 सवाल रहने वाले हैं। आगे की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा पेपर 1 में गेम होने वाला है। पेपर 1 जो 100 सवाल आपका लैंग्वेज पेपर का रहने वाला है, उसमें खेला होने वाला है। खेला क्या होने वाला है वो ध्यान से समझिए। अगर आपने 100 में 100 भी सही कर दिया पेपर 1 में, तो आपको 100 नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि इस 91% से 100 की कैटेगरी में रखा जाएगा
और मिनिमम क्वालिफाइंग क्या है? तो 30% अगर आप लाते हैं, 30 में अगर 29.99 भी आपका है, तो आप बाहर हैं इस एग्ज़ाम से। लेकिन अगर आपका 31% आता है, 31 से लेकर 40% तक अगर आपके मार्क्स आते हैं, तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ये गज़ब का गेम है ना? तो इस तरीके से अगर 41 से 50 आपका आ रहा है तो 2 नंबर दिया जाएगा, 51 से 60 आ रहा है 3 नंबर दिया जाएगा, 61 से सा 70 आ रहा है तो 4 नंबर दिया जाएगा। इस आधार पर आपका मैक्सिमम जो पेपर 1 में नंबर उठेगा वो कितना नंबर आएगा? तो जवाब होगा सर 7 मार्क्स आएगा। कितना आएगा? 7 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिलेगा पेपर 1 में। यानी कि पेपर 1 के साथ-साथ आपका पेपर 2 जो है ये गेम चेंज करने वाला होगा। पेपर 2 जो है वो गेम चेंज करने वाला होगा, इस बात को आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है? आगे बात करते हैं, तो वैसे छात्र जो कि क्या स्पोर्ट्स अकेडमी से पढ़कर निकले हैं। स्पोर्ट्स अकेडमी कौन-सा? तो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, ये नोट कर लीजिएगा, ये स्टार मार्क करके है ना? ये स्टार मार्क करने वाली बात है। क्या? तो लिखित परीक्षा में कौन से? तो वैसे अभ्यर्थी जो केंद्र सरकार या झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जितने भी हैं, उनसे अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री ली हुई है, तो आपको इस कांस्टेबल की भर्ती में 4 नंबर से लेकर 10 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। यानी आपने इस रक्षा शक्ति स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो आपको अलग से यहाँ पर मौका दिया जाएगा, फ़ायदा दिया जाएगा। कैसे? तो आपको अगर यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा आपने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से ली है और आपने डिस्टिंक्शन से साथ यानी कि टॉपर आप रहे हैं, तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। आपने फर्स्ट क्लास किया है, तो 8 नंबर दिया जाएगा, सेकंड क्लास वाले को 6 नंबर और आप थर्ड डिवीज़न किए या सिर्फ पास किए हैं, तो आपको 4 नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएँगे। यानी बाकी की तुलना में स्पोर्ट्स वालों को ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर दिया जा रहा है। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, आपसे सवाल हम पूछ रहे हैं कि बताना रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखंड में कहाँ है? यानी रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कहाँ पर है। ठीक है? आगे देखते हैं क्या सवाल है आपके दिमाग में, ये नोट कर लीजिए। अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा का बंदा है और उसने ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध संघों द्वारा आयोजित आधिकारिक राज्य चैंपियनशिप में किसी प्रकार से वो विजेता रहा है, तो विजेता को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिया जाएगा। बस उसका क्या चेक किया जाएगा? तो मेडिकल उसका फिट होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा उसको सब चीज़ से छूट दिया जाएगा, वो डायरेक्ट यहाँ पर नियुक्ति पाने के लिए फुलफिल कर लिया जाएगा, ठीक है? उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है, वैसे छात्र जिन्होंने होम गार्ड की सर्विस कर रखी है, ठीक है? होम गार्ड वालों को पूरे सीट का 50% उनके लिए रिज़र्व कर दिया गया है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है? वैसे छात्र, वैसी छात्राएँ जिन्होंने होम गार्ड की सर्विस, लेकिन कंडीशन क्या है? तो वैसे छात्र जो झारखंड राज्य से रजिस्टर्ड होम गार्ड की ट्रेनिंग ले चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, ये केवल झारखंड के छात्रों के लिए है, जिन्होंने कम से कम 3 साल की अवधि में 6 महीने का सर्विस दिया हो। वैसे लोगों को, गृह रक्षक उम्मीदवारों को क्या है, 50% सीट जो है उनके लिए रिज़र्व रख दिया गया है। साथ ही साथ होम गार्ड उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध नहीं होने पर, अगर सीट में जितना सीट उनके लिए रिज़र्व रखा गया है, उतने में अगर होम गार्ड के जवान नहीं मिलते हैं, तो फिर अनरिज़र्व वालों के लिए ये जो मौका खोल दिया जाएगा। गृह रक्षकों की शेष रिक्तियों गैर गृह रक्षक उम्मीदवारों से भरी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में सभी कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट भी दी जा रही है। यानी इनका एक्स्ट्रा यहाँ पर छूट भी दिया जाएगा। शारीरिक मापदंड में किसी प्रकार की छूट अनुमान्य नहीं रहने वाली है, ठीक है? यानी कि हाइट वगैरह, वेट वगैरह में कोई मायने यहाँ पर कंट्रोल नहीं रखा जाएगा। यानी जो बाकी के लिए रूल है, वो भी इनके लिए रूल रहने वाला है। लेकिन सीट 50% इनके लिए क्या कर दिया गया है? रिज़र्व कर दिया गया है, ठीक है? उसके साथ-साथ याद रखिएगा, जितना भी एसटी कैटेगरी का सीट रिज़र्व रखा गया, उसमें से आदिम जनजाति के, किसके? आदिम जनजाति के लोगों के लिए उसमें से 2% सीट जो है वो क्या है? रिज़र्व करके रख दिया गया है, ठीक है? उसके अलावा बात करते हैं कि फिज़िकल फ़िटनेस आपका क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए आपका फिजिकल फिटनेस?
तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम लिया जाएगा फिजिकल फिटनेस में, वो आप सभी को नोट करके रख लेना है कि मेल के लिए जो है वो आपका 60 मिनट में यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी है और पहले आपका यही होने वाला है। यानी कि पहला आपका फिजिकल फिटनेस चेक किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, तो 30 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है। ठीक है? ये आपका फिजिकल फिटनेस हो गया, ठीक है? तो अब बताइए आपके दिमाग में और अगर कोई सवाल आ रहा है तो, ठीक है? और बताइए तो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बिल्कुल यहाँ जो लोग रक्षा शक्ति से अपना कोर्स पूरा किए हैं, डिप्लोमा या डिग्री किए हैं स्पोर्ट्स में, उनको विशेष यहाँ पर मार्क्स दिए जा रहे हैं, इस बात को नोट करके और इनके लिए तो 2% आरक्षण हमेशा रहता ही रहता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए सीडीपीओ का बहुत जल्द आपको अपडेट मिल जाएगा और किन्हीं के दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो बताइए जल्दी से क्राइटेरिया क्या है फॉर्म फिल करने का? क्राइटेरिया सिंपल सा है 10th पास आप होने चाहिए, 18 साल आपका एज होना चाहिए, हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए बस। भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। बस इतनी चीज़ें आपसे डिमांड की गई है, उसके अलावा कोई माँग नहीं रखा गया है, ठीक है? और बताइए एग्ज़ाम सेंटर झारखंड में ही देगा या अदर स्टेट को भी भेजेगा? तो झारखंड में कुल मिला के 24 जिले हैं, 24 जिलों में से कहीं भी आपको सेंटर दिया जा सकता है, ठीक है? अदर और कहीं नहीं मिलेगा, 24 जिलों के किसी भी मुख्यालय में आपको बुलाकर पहले आपकी फिज़िकल फ़िटनेस की ट्रेनिंग ली जाएगी, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम के लिए अलग से फिर जारी किया जाएगा, ठीक है? यूपी पुलिस उम्मीद कीजिए कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम उसका हो जाएगा, है ना? और इसके भी अगर बात करें एग्ज़ाम की तो आपका ये मार्च के आस-पास में इसका फिज़िकल फ़िटनेस वाला टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? मार्च के आस-पास में इसका फिज़िकल फ़िटनेस का एग्ज़ाम हो जाएगा और उम्मीद रखिए कि आपके अगले 3 से 4 महीने में इसका टोटल क्लीयरेंस आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है? आई होप ये सभी जानकारी आप सभी को पता है। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपको क्या मिलने वाला है, तो किस जिले में कितने सीट हैं, किस जिले में कितने सीट हैं। दूसरा आपका जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है, वो कब का बना हुआ ना होना चाहिए, किस कैटेगरी का कब का बना हुआ होना चाहिए, ये टोटल जानकारी आपको कल के सेशन में मिलने वाली है, ठीक है? तो चलिए, आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।